दोस्तों, हमारे चैनल अभिषेक रोशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामर। तो ये मार्क्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बिहार बोर्ड में इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं और सीबीएसई बोर्ड में भी इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित तौर पर होता है। तो कहीं ना कहीं ये मार्क्स की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक प्रोग्राम, 2 चर वाले, जिसमें एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, कुछ भी होंगे, लेकिन उसमें चरों की संख्या 2 होगी। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है लीनियर इनइक्वालिटीज से। ये लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर जो है वो क्लास 11th में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रैखिक समीकरण क्या है। तो सबसे पहले रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब क्या है कि जिस समीकरण को हम सरल रेखा में निरूपित करते हैं, तो जितने भी सरल रेखा हैं वो सभी के सभी रैखिक हैं। जैसे हम यहां पर बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बीच में ओरिजिन। अब इस पर जो ये सरल रेखा दिख रहा है, ये सरल रेखा और ये सरल रेखा, ये सभी के सभी सरल रेखाएं हैं। तो इन सभी सरल रेखाओं को हम रैखिक कहेंगे। इन सभी सरल रेखाओं को रैखिक कहा जाएगा, जो इस डायग्राम में दिख रहा है। अब चलते हैं नीचे जो दिया गया है। नीचे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन मूल बिंदु, इस पर एक वृत्त दिखाया गया है, एक पाराबोला दिखाया गया है, यानी कि वृत्त और परवलय है। तो ये वृत्त और परवलय ये रैखिक नहीं है। अगर इस पर अगर हम हाइपरबोला खींचते हैं यानी अति परवलय, तो ये भी रैखिक नहीं है। इस पर यदि हम दीर्घवृत्त खींच दें तो ये भी रैखिक नहीं है। रैखिक का सीधा तात्पर्य वैसे समीकरण से है जब उनको ग्राफ के तौर पर खींचा जाए तो वो सरल रेखा में पास करे। जब सरल रेखा में पास करती है तो वो रैखिक कहलाता है, अन्यथा वो अरैखिक हो जाएंगे, जिस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं। एक इक्वेशन के द्वारा भी हम समझते हैं। रैखिक का मतलब हुआ जिस इक्वेशन में x एवं y पर घात 1 0 भी हो सकते हैं और 1 भी। तो जिस समीकरण में x और y पर घात 1 हो या 0 भी, किसी एक पर 0 भी हो, तो वह रैखिक कहलाता है। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, यह रैखिक है। x इक्वल टू 10, यह भी रैखिक है। यहां x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, दोनों पर पावर 1 1 है। यहां x पर पावर 1 है, y लिखा हुआ नहीं है, यानी कि y पर पावर 0 है। अगर y इक्वल टू 10 लिख देता है, उस परिस्थिति में क्या होंगे? उस परिस्थिति में हम ये कहें कि x पर पावर 0 है लेकिन y पर पावर 1 है। तो यह भी रैखिक है, यह भी रैखिक है और यह भी रैखिक है। रैखिक तभी संभव है जब x और y दोनों पर घात 1 हो या दोनों में से किसी एक पर घात 1 हो और दूसरा पर 0 भी हो सकता है। उस परिस्थिति में ये रैखिक होंगे। सवाल है रैखिक कब नहीं होंगे। रैखिक कब नहीं होंगे, इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है। जब दोनों पर घात 1 से ज्यादा या किसी एक पर घात 1 से ज्यादा हो, जैसे कि x² इक्वल टू
4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब यहां पर x पर घात 2 है, y पर घात 1, अतः यह क्या है, रैखिक नहीं है। ये है क्या, तो यह है परवलय, यानी कि पाराबोला। अगर दोनों पर 2 देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, अगर ऐसा दिया गया है तब भी यह रैखिक नहीं होंगे। यह होंगे क्या, तो यह होंगे वृत्त, जिसको हम बोलते हैं सर्कल। तो ग्राफ के द्वारा अगर हम समझते हैं रैखिक के लिए, तो सीधी सीधी बात है कि वो स्ट्रेट लाइन में खींचे गए होंगे। अगर इक्वेशन के थ्रू समझते हैं, समीकरण के थ्रू समझते हैं कि कौन रैखिक है, इसके लिए सिंपल सी बात है कि x और y दोनों पर घात 1 होना चाहिए, या फिर दोनों में से किसी एक पर घात 1 है और दूसरा पर 0 है, उस परिस्थिति में भी ये रैखिक होंगे। रैखिक कब नहीं होंगे, तो जब x और y दोनों में से किसी एक पर पावर 1 से ज्यादा हो, यानी कि 2, या दोनों में 2, उस परिस्थिति में भी ये रैखिक नहीं होंगे। जैसे कि इसमें x पर पावर 2 है, यहां पर y पर पावर 1 ही है, लेकिन ये परवल है, रैखिक नहीं है। इसमें बात करेंगे x पर पावर भी 2 है, y पर पावर भी 2 है, और ये दिखा रहा है कि ये क्या है, वृत्त। तो मोटा मोटी हम समझ गए हों कि रैखिक क्या है, रैखिक को हम कैसे समझेंगे। अब समझेंगे हम असमीकाएं। असमीकाएं का मतलब क्या है, समीकाएं समीकरण से बना है। समीकरण का मतलब हुआ कि जब LHS और RHS के बीच संबंध दिया गया, जैसे कि 1 नंबर में x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी दोनों में संबंध दिखाया गया है। LHS में x प्लस 2y, RHS में 10, ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन जब LHS का संबंध RHS में किसी एक इंटरवल को दिखा, x और y का वैल्यू यहां से यहां तक होगा, उस परिस्थिति में ये समीकरण नहीं होगा। एक अंतराल को दिखाएगा कि 10 से छोटा, 12 से बड़ा, जैसे यहां पर अंतराल नहीं, एग्जैक्टली 10 है, x प्लस 2y इक्वल टू 10, एग्जैक्टली, यहां एग्जैक्ट है, अतः यह समीकरण है। लेकिन जब इसको 2 नंबर हम देखते हैं, तो 2 नंबर में हम पाते हैं कि x प्लस 2y लेस देन 10, यानी कि इसका जो मान है वो एक अंतराल को दिखा रहा है कि 10 से छोटा है। 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, फिक्स वैल्यू नहीं है। समीकरण में फिक्स वैल्यू होते हैं। अगर 10 होंगे तो 11 नहीं होंगे, अगर 10 है तो 9 नहीं होंगे। लेकिन असमीकाएं में 10 है, अगर छोटा है तो 9 भी होंगे, 8 भी होंगे, 7 भी होंगे। अगर LHS का मान ग्रेटर है, अगर 10 से बड़ा है, तो 10 भी होंगे, 11 भी होंगे, 12 भी होंगे। तीसरा बात वही हम करने वाले हैं, x प्लस 2y x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, यानी कि x प्लस 2y का जो मान है वह 10 से बड़ा है। अब 10 से बड़ा है, इसका मतलब है कि 10.1, 10.2, 10.0001, यानी 10 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। डेसिमल में ही वैल्यू क्यों ना, 11 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। 10 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं सभी इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर 9 की बात करें तो 9 इसके अंतर्गत नहीं आएगा। 4 नंबर देखते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहां पर सिर्फ लेस देन है यानी छोटा है, और यहां पर लेस देन इक्वल टू यानी कि छोटा भी है और बराबर भी, यानी कि इसका मान जो है 10 के बराबर और 10 से छोटा, यानी कि जो इसमें वैल्यू होना है वो तो इसमें होगा ही, लेकिन इसके अंतर्गत 10 नहीं आएगा, लेकिन इसमें 10 आएगा। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है।
दोनों के आंसर सेम होंगे, लेकिन एक बढ़ जाएगा इसमें, वो है 10 इसमें नहीं होंगे और इसमें 10 होंगे। और ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि इसका जो मान है वह 10 से बड़ा है और 10 के बराबर भी। हम बात करेंगे कि किसी व्यवसायी के पास अगर मेज और कुर्सी रखने का स्थान फिक्स है, यानी उसके पास इतना स्थान है कि वो मेज और कुर्सी दोनों को मिलाकर 50 ही रख सकता है अधिकतम, और यदि एक कुर्सी की कीमत 500 है और एक मेज की कीमत 1500 रुपये है, यदि व्यवसायी के पास कुल निवेश करने के लिए 50,000 रुपये हैं, तो कुर्सी एवं मेज की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि वो अधिकतम कितना मेज और कुर्सी रख सकता है। तो ऐसे जब सवाल होंगे तो उसके लिए हम रैखिक प्रोग्रामिंग का प्रयोग करते हैं। यहां पर हमारे पास अधिकतम स्थान भी दिया हुआ है, यहां पर हमारे पास निवेश करने के लिए अधिकतम रुपया भी दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल हमारे रियल जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन में ऐसे सवालों का इस्तेमाल होता है। तो ये रियल मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है और इसको हम बिल्कुल नीचे से शुरू करने वाले हैं। इसमें और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि दे देगा कि एक कुर्सी पर 50 रुपए का लाभ, एक कुर्सी पर, और एक मेज पर लाभ 100 रुपया। तो एक कुर्सी पर लाभ 50 रुपया, एक मेज पर लाभ 100 रुपया। तो उस परिस्थिति में इस निवेश से, इस 50,000 रुपए से कितने का प्रॉफिट होने वाला है, ये भी हम पता कर सकते हैं। ऐसे इस सवाल को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस चैप्टर में इस सवाल को हम ग्राफ के द्वारा बनाएंगे। तो ग्राफ के द्वारा कैसे बनाएंगे, ऐसे सवाल में हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाएंगे, माना कि कुर्सी की संख्या x, कुर्सी की संख्या x एवं मेज की संख्या y। अब कुर्सी की संख्या x और मेज की संख्या y। अब कितना है हमारे पास संख्या 50, यानी कि x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50, यानी अधिकतम हमारे पास जो जगह है वह 50 है, यानी कि हम 40 भी रख सकते हैं, हम 30 भी रख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर चिन्ह दिए हैं लेस देन 50 का, यानी x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50। अब हम बात करेंगे कि एक कुर्सी का कीमत कितना है 500 रुपए, और कुर्सी की संख्या कितना हमको लेना है x लेना, यानी कि 500x। मेज की संख्या कितनी है y है, मैच का कॉस्ट कितना है 1500, तो 1500 y। और हमारे पास निवेश करने के लिए अधिकतम राशि कितना है, तो 50,000, यानी कि निवेश हम 50,000 भी कर सकते हैं और उससे कम भी कर सकते हैं। तो हमको लेस देन का, कम का चिन्ह देना होगा। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 500x प्लस 1500y लेस देन इक्वल टू 50,000। अब हम चाहेंगे कि उसको द्विघाती समीकरण के द्वारा, हम चाहेंगे तो इसे विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। x का वैल्यू निकलेगा और y का वैल्यू भी निकल जाएगा। दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ आएगा वैल्यू, x का कुछ आएगा, कुछ y का आएगा। लेकिन सवाल है जो वैल्यू x और y के आएंगे क्या वो अधिकतम होंगे? नहीं, वो अधिकतम नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसका रैखिक प्रोग्रामिंग करते हैं। इसको हम ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे। ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट आएंगे, जितने भी कॉर्नर पॉइंट आएंगे उन सभी कॉर्नर पॉइंट पर हम चेक करेंगे कौन उच्चतम है। ये उच्चतम है पता नहीं, ऐसे पता नहीं चलेगा। जब ग्राफ के द्वारा इसको दिखाएंगे,
रैखिक पूर्णांकन इसका करेंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि ये उच्चतम मान है या नहीं है, हमको अधिकतम प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे में तो सिर्फ हम प्रॉफिट निकालें कि हाँ इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो अधिकतम क्या इससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसका पता नहीं चलेगा। जब ग्राफ पर इसको हम डालेंगे तब पता चलेगा कि हाँ इसमें किस तरह से कितना कितना प्रॉफिट लिया जा सकता है, और अधिकतम प्रॉफिट तभी हमको पता चलेगा। तो हम चलेंगे रैखिक पूर्णांकन में कैसे सवाल को बनाए जाते हैं। तो इसके दो मेथड है, दोनों मेथड पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें कुछ समीकरण दिए गए होंगे, हमें देखना होगा कि उसमें कौन सा समीकरण यानी कि कौन सा फलन उद्देश्य फलन है। उद्देश्य फलन को z द्वारा दिखाते हैं, जैसे लिखा होगा z बराबर 3x + 2y। ऐसा जहां भी दिया गया होगा z बराबर 3 + 2y, z बराबर 5x + y, इस तरह से z के रूप में होगा तो हम समझें कि यह उद्देश्य फलन है। उद्देश्य फलन को छोड़कर जो भी असमीकरण दिए गए होंगे उसको समीकरण में बदल करके हम उसका बिंदु निकाल लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, असमीकरण जो दिए गए हैं उसको समीकरण में बदल करके उससे हम बिंदु निकालेंगे और उसके बाद उसे हम ग्राफ पर सरल रेखा में दर्शा देंगे। सपोज ये दो बिंदु आता है कि यहां मान लेते हैं कि दो समीकरण ऐसे हैं, दोनों का एक रेखा खींच दिया गया, एक रेखा इधर से और दूसरी रेखा इधर से। अब जो कॉमन भाग होगा उसे हम छायांकित कर लेंगे। सपोज मान लेते हैं कि ये भी इधर है 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा है, तो ये भाग कॉमन क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। अब छायांकित भाग के कॉर्नर पॉइंट कौन है, शीर्ष कौन है, ये है, ये 4 पॉइंट। इस चारों को हम नोट कर लें और इस चारों पॉइंट को जो हमारा उद्देश्य फलन है z बराबर 3x + 2y, इसमें हम पुट कर दें और इसमें पुट करने के बाद मान आएंगे z के मान, कुछ भी आए, 2-3 मान आए। सवाल है कि 3 पॉइंट है तो 3 वैल्यू आएंगे, अगर 5 पॉइंट होंगे तो 5 अलग अलग वैल्यू आएंगे, और पांचों में हम देखेंगे उच्चतम पूछेगा तो उच्चतम लिख देंगे, अगर न्यूनतम पूछता है तो हम न्यूनतम लिखेंगे। तो सीधा सीधी बात है, हम बात करेंगे कि जो भी असमीकरण दिए गए हैं उससे हम 2 बिंदु निकाल लेंगे, 2 बिंदु को हम ग्राफ पर दिखा देंगे। अगर 2 समीकरण है तो दोनों समीकरण से 2-2 बिंदु निकालेंगे, दोनों को ग्राफ पर दर्शाएंगे, ग्राफ पर दर्शाने के बाद सरल रेखा खींचा जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं होगा कि x और y दोनों का मान 0 से बड़ा है। अगर दोनों का मान अगर 0 से बड़ा है देता है तो उस परिस्थिति में कॉमन पार्ट हमारा ये हो जाएगा। क्यों होगा यही, ये हम आगे बात करेंगे। तो इसको हम छायांकित कर देंगे और छायांकित करने के बाद इसको हम इस चारों का हम बिंदु निकाल लेंगे और उस बिंदु को, इस चारों बिंदु को हम उद्देश्य फलन में बारी बारी से रखेंगे। x की जगह x का मान और y की जगह y का मान और z का मान हम निकालेंगे। तो 4 बिंदु हैं तो z के 4 मान आएंगे, अगर 3 बिंदु होंगे तो z के 3 मान होंगे, अगर 5 बिंदु हैं तो z के 5 मान होंगे। अब अगर उच्चतम पूछता है तो जो सबसे अधिक z का मान होगा वही आंसर हो जाएंगे, अगर न्यूनतम पूछता है तो z जो सबसे छोटा वैल्यू देगा वो उसका न्यूनतम मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का जो सबसे सिंपल सवाल, एक 0 लेवल का सवाल लेते हैं, क्योंकि 0 लेवल से अगर आपको हम बताते हैं तो आपको समझने में आसानी हो। लेट x = 0 एंड y = 0, यानी तीनों का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम काम कर लिए ग्राफ को पॉइंट बदल लिए, दूसरा काम करने वाले हम
ग्राफ खींचेंगे। कैसे ग्राफ खींचेंगे? तो सिंपल सी बात है, ऐसे आप कर लें, एक्स डैश वाई डैश। अब क्या है कि आप इसको एग्जैक्ट नहीं खींचना, बस इसमें पॉइंट डाल देना। अब x0 y2, तो ये y है, आप मान लें कि यहां पर 0 2 है, मान सकते हैं यहां पर 0 2 है। अच्छा, दूसरा क्या हमारा 6 0, तो 6 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मान लेते हैं यहां पर। अब क्या है, जब हम पॉइंट दिखा दिए 0 2 और 6 0, तो हमको अब इसको नहीं देखना, ऊपर वाले में देखना, ऊपर वाले में देखना है। अगर लेस देन इक्वल टू अगर हो तो सीधा लाइन खींचेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब भी सीधा ही खींचेंगे, ठीक। अगर लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, इक्वल टू दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ नहीं है, तब उस परिस्थिति हम क्या खींचते हैं, डॉट डॉट खींचते हैं। तब स्ट्रेट लाइन आप नहीं खींचे, तब आप स्ट्रेट लाइन के तौर पर डॉट 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 खींचेंगे। अगर ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है इसमें भी, तब भी आप डॉट डॉट ही खींचेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर लेस देन इक्वल टू है तो आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है तब भी आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। लेकिन अगर सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन है या सिर्फ ग्रेटर देन है, तो आप डॉट 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 खींचेंगे, एक पूरा लाइन नहीं खींच सकते। तो इसका ग्राफ तो यहां पर खींचा गया, x बराबर 0, x बराबर 0 ग्राफ कैसे होता है पता है, भली भांति आप जानते हो। ये लाइन जो है x एक्सिस, वो y बराबर 0, और y बराबर 0 ये क्या है, x एक्सिस। तो x एक्सिस y बराबर 0 है और y एक्सिस x बराबर 0, यानी ऑलरेडी ये भी खींचा हुआ है ऐसे, और ये खींचा हुआ है ऐसे, 3 ग्राफ। ये यहां पर दिख रहा है, x बराबर 0 ये ग्राफ यहां दिख रहा है, और y बराबर 0 ये ग्राफ यहां पर दिख रहा है। कि इसको अब हम शेडेड करेंगे। शेडेड करने में जो खास बात है उसको भी हम बताने जा रहे हैं। ये भी शेडेड हो सकता है, ये भी रीजन शेडेड हो सकता है, ये भी रीजन शेडेड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अब इसमें से कौन सा शेडेड रीजन इसका आंसर होगा वो थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। आप ऐसे सीधे इसको शेडेड कर देंगे, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसको शेडेड कर देंगे, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसको शेडेड कर देंगे, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसको शेडेड करेंगे, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो यहां अभी हम चेक करेंगे, एक रूल है, एक जबरदस्त पॉइंट है, वो आपको भी हम बताने वाले हैं। उस पॉइंट के थ्रू आप जो है शेडेड रीजन निकाल सकते हैं कि कैसे, कौन सा एरिया इसमें रंगना है। हाँ, तो सबसे पहले आप यहां चलें, इसमें क्या करना है, x और y दोनों का वैल्यू 0 लेना है, x भी 0 और y भी 0। अब x 0 y 0 कहां पर होता है, यहां पर होता है, यानी पॉइंट हमारा x 0 y 0 यहां पर है। अब इसमें x रखेंगे, इसमें x रखेंगे, 0 सॉरी x में 0 रखेंगे और y में भी 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, कह रहा है कि 0 6 से छोटा है, 0 6 से छोटा है। बात सही है या गलत, 0 6 से छोटा है, बात सही है या गलत, बात बिल्कुल सही है। तो जब बात सही हो तो पॉइंट के दिशा में ही शेडेड होगा, अगर बात गलत है तो पॉइंट के विपरीत दिशा में, यानी उसके अपोजिट दिशा में हमको रंगना होगा।
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये है हमारा पॉइंट, ये है हमारा लाइन, और बात हो गया है सही, 0 6 से छोटा है, यानी कि आप सही नीचे की ओर आप डायरेक्शन दे दें। x 0 से बड़ा है, यानी कि यहां पर x 0 है, 0 से बड़ा यानी कि इधर हो जाएगा, इधर छोटा, यहां पर 0, और यहां से जब इधर आएगा तो 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम डायरेक्शन इधर देंगे। और तीसरा कह रहा है कि y भी 0 से बड़ा है। अब ये y पर 0, यहां इधर y 0 से छोटा है, इधर y 0 से बड़ा है, यानी कि हमको इस लाइन के इधर, अब ध्यान देंगे, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर कौन सा पार्ट आ रहा है, इस लाइन के इधर, यानी ये सब, ये दोनों छट गया पूरा, बात खत्म। इस लाइन के इधर है, इस सब का भी बात खत्म, यानी हमारे पास ये और ये, यही 2 पॉइंट। लेकिन कह रहा इस लाइन के नीचे, यानी ऊपर वाला भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यही हमारा सेकेंड रीजन होगा। फिर से समझ लें, x 0 से बड़ा, यानी कि इधर, यहां 0 है, इधर 0 से बड़ा है, इधर 0 से छोटा है, y भी 0 से बड़ा, ये है y 0, इधर y 0 से बड़ा है, इधर छोटा है, यानी इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, और यहां x में भी 0, y में भी 0, दोनों को जोड़ेंगे, 0 + 0, ये 6 से छोटा है, और जब 6 से छोटा है, बात तो सही है, सही होने पर पॉइंट की ओर रंगेंगे, और बात गलत होने पर पॉइंट के विपरीत दिशा में रंगेंगे। तो इसका मतलब इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, और इस लाइन से इधर, यही वाला एरिया हमारा हो जाएगा, ये एरिया होगा। अब इस सैडर रीजन, यानी कि छायांकित भाग के शीर्ष क्या क्या है, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, और ये भी शीर्ष। अब जरा शीर्ष हमारा क्या हो जाएगा, 0 2, B क्या हो जाएगा, 6 0। अब तीनों शीर्ष निकल गए हैं। अब Z बराबर, अब Z पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर 4x + 5y, Z बराबर यहां दिया हुआ 4x + 5y, Z बराबर 4x + 5y लिख दिया। इस छायांकित भाग के कितने शीर्ष हम बात करेंगे, A B और O, 3 शीर्ष हैं। A का मान कितना है, 0 2, B का मान कितना है, 6 0, O का मान कितना है, 0 0। इस तीनों वैल्यू को हम Z बराबर 4x + 5y पर चेक करेंगे और देखते हैं कि मान कितना कितना आता है। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं बिंदु 0 2 पर, Z बराबर 4x + 5y, यानी 4 0 + 5 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 0 0, 5 दूनी 10, 10 + 0 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बिंदु 6 0 पर चेक करेंगे, Z बराबर 6 चौका 24, 5 गुने 0 0, तो 24 हो जाएगा इसका आंसर। और बिंदु 0 0 पर भी चेक करेंगे, वैसे जरूरत नहीं है चेक करने का, लेकिन चेक कर लेंगे। Z बराबर 4 0 + 5 × 0 कितना हो जाएगा, 0। तो Z का 3 वैल्यू आया, Z का वैल्यू 10, Z का वैल्यू 24 और Z का वैल्यू 0। तो हमको देखना होगा कि इसमें सबसे अधिक कितना 0 है, 24 है या फिर 10 है। तो हम देखेंगे कि सबसे अधिकतम वैल्यू उसमें 24 है, तो हम लिखेंगे Z का अधिकतम मान कितना बिंदु पर, बिंदु 6 0। Z का अधिकतम मान बिंदु 6 0 पर कितना प्राप्त हुआ है, 24 बिंदु पर 24 प्राप्त हुआ। तो अधिकतम मान हमारा 24 हो जाएगा। किस बिंदु पर हुआ, 6 0।
तो अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर। और यह सवाल बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो 5 मार्क्स के जो सवाल पूछे जाते हैं वो तकरीबन इसी टाइप के होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य समीकरण दिया गया रहता है और उसके साथ 2 असमीकरण दिए गए होते हैं, और उसके अलावे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस तरह से दिया गया रहता है। उसमें अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण पूछा जाता है। तो ये सवाल अगर आप समझ जाते हैं तो मैं कहता हूं कि बिहार बोर्ड में आपके 5 नंबर तो श्योर है। निश्चित तौर पर इस सवाल को अगर आप समझ जाते हैं तो 5 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। तो आइए इस पर हम बात करते हैं, कैसे इसको बनाया गया है और किस तरह से इसको आप समझेंगे। तो बहुत ही आराम से, तो सबसे पहले यहां पर हम क्या बात करेंगे कि 2 समीकरण हम सेलेक्ट करेंगे इन दोनों को। सबसे पहले ऊपर लेट मतलब माना कि 3x + 5y = 30, इसमें समीकरण 1 कर देंगे। उसके बाद इसमें 3 कॉलम बनाएंगे और ऊपर वाले में x, नीचे वाले में y। अब इस दोनों में x और y का मान डालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मान हम क्या क्या लेंगे। तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि पहले कॉलम में आप x 0 लें, y का जो मान आना होगा वो आएगा, और दूसरे कॉलम में आप y का मान 0 लें, x का मान जो आना होगा वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 लेते हैं। तो x 0 तो y कितना हो जाएगा, 30 में 5 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। तो x में 0, y में 6। अब बात करते हैं कि हम y में 0 रखकर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, x बराबर 3 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 3 × 30, तो y का मान हो जाएगा 10। यानी x का मान 0, y का मान 6, दूसरा में y का मान 0 तो x का मान 10। तीसरा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, पहला में x 0 लेना है, y का मान कुछ और आएगा, दूसरा में y का मान 0 लेना है और x का मान कुछ और आएगा। तो इसका काम खत्म हो गया। अब बात करेंगे दूसरे समीकरण की। तो लेट 5x + 4y = 40। अब इसका भी सेम इसी तरह से कॉलम बनाएंगे, x y। पहले x का मान 0 लेंगे, तब x का मान 0 लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 40 में 4 से भाग देंगे तो 10। फिर क्या करेंगे, y का मान 0 लेंगे, 40 में 5 से भाग देंगे तो 8। तो यानी कि दोनों आ गया, x 0 तो y 10, y 0 तो x 8। तीसरा करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम कर देंगे x इक्वल टू 0, और y ग्रेटर देन 0 है तो कर देंगे y इक्वल टू 0। अब इसको हमको ग्राफ पर दिखाना है। तो सबसे पहले x एक्सिस, फिर y एक्सिस, इधर x दिखाएंगे, x डैश दिखाएंगे, y दिखाएंगे और y डैश दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचने वाले हैं पहले समीकरण का। तो x पर 0, y पर 6, तो 0 6 यहां पे आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, मान लेते हैं कि यहां पर आ गया लगभग। ग्राफ कॉपी में तो आप 6 काउंट कर लेंगे, यहां आप मान लिया कि यहां पर 6 है, 6 0। अच्छा, तो दूसरा 10 0 लेना है, तो 10 0 यहां पर ले लेते हैं, 10 0। तो पहला ग्राफ हमको 0 6 और 10 0 से ये हमको ग्राफ खींचा गया है। ध्यान रखना होगा कि लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू का जब चिन्ह रहेगा तो सीधा लाइन पूरा खींचेंगे, और जब इक्वल टू का चिन्ह नहीं हुआ तब डॉट डॉट खींचेंगे। तो यहां पर कहीं भी इक्वल टू, यहां पर हर जगह इक्वल टू दिखाई दे रहा है, तो सारे लाइन जो होंगे वो स्ट्रेट ही होंगे, पूरा के पूरे सारे लाइन पूरी की पूरी खींची गई होगी।
फिर दूसरा करेंगे x0 y10। अब यहां पर x0 y6 है तो स्वाभाविक है 10 6 से ऊपर होगा तो थोड़ा सा ऊपर इससे यहां पर बिंदु डाल दिए। दूसरा क्या है, दूसरा है x8 y0, x8 y0 यानी 8 जीरो खींचना है। अब ये 10 जीरो है तो स्वाभाविक है 8 जीरो इससे पीछे हो जाएगा, थोड़ा पीछे ले लिए। अब इस दोनों को ज्वाइंट करके एक पूरा लाइन खींच दिया गया। अब यहां पर हमको बहुत सारे रीजन दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बहुत सारा रीजन दिख रहा है। अब इसमें कौन सा शेडेड होगा वो हम देखते हैं। यहां पर ये शेडेड किया गया है, लेकिन क्यों किया गया है जरा इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला समीकरण में x की जगह आप अपने मन से 0 रखें, y के जगह भी आप अपने मन से 0 रखें, और यहां पर चिन्ह क्या है, तो लेस देन, तो लेस देन, यानी ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये देखना। इसमें 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, 30 से छोटा है, बात सही है, क्योंकि 0 प्लस 0 0 होता है और हकीकत में 0 30 से छोटा होता है। तो ये रहा इसका सरल रेखा, और ये रहा पॉइंट 0 0, क्योंकि पता है इस पॉइंट का मान कितना होता है, 0 0 होता है। तो ये रहा सरल रेखा और ये रहा पॉइंट, और बात तो सही है। तो जब बात सही होगा तो इस लाइन से इस पॉइंट की दिशा में रंगा जाएगा। तो हम इंडिकेट कर दिए, यहां से इंडिकेट कर दिया गया है कि ये 0 0 है, ये लाइन है, और इस तरफ इंडिकेट 0 0 की तरफ कर दिया गया है। अब आते हैं और समीकरण दूसरा में, यहां में भी x पर 0, y पर 0, 0 प्लस 0 0, 0 40 से कह रहा है छोटा होता है और बराबर होता है। तो हकीकत में 0 40 से क्या होता है, छोटा होता है, यानी ये बात भी सही है। तो ये पॉइंट है 0 0, ये है ग्राफ, और बात सही है, तो इसके इस दिशा में रंग दिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x पर 0 यहां, और 0 से कह रहा है बड़ा लेना, x 0 से 0 के बराबर और 0 से बड़ा। तो ये रहा 0x, और इधर जाने पर 0 से बड़ा हो जाता है, यानी आपको दिखाना है इधर। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर y 0 है, इधर जाने पर 0 से बड़ा होता है, इधर जाने पर 0 से छोटा होता है। तो हमको 0 से बड़ा लेना है, तो हम ऊपर की ओर दिखाते हैं, यानी इसका इंडिकेशन यहां, इसका इंडिकेशन यहां, इसका इंडिकेशन यहां, और इसका इंडिकेशन यहां। अब जरा विचार करते हैं, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से ऊपर, और इस लाइन से ऊपर, सिर्फ यही पोर्शन आएगा। बिल्कुल। ये क्यों नहीं आएगा, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस लाइन के नीचे लेना है, और ये पोर्शन इस लाइन के क्या हो गया, ऊपर, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये पोर्शन क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस लाइन से नीचे लेना है, इस लाइन से नीचे, लेकिन ये पोर्शन इस लाइन से क्या है, ऊपर है, इसलिए ये पोर्शन भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन से इधर लेना है, यहां पर दिख रहा है इस लाइन से इधर, और ये अगर लेते हैं इस लाइन से इधर, तो ये भी गलत है। और जब इसको लेते हैं तो ये इस लाइन से इधर भी है, इस लाइन से इधर भी है, इस लाइन से इधर भी, और इस लाइन से इधर भी है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो छायांकित भाग है वो निकल चुका है। अब हम देखेंगे इसके शीर्ष, इसके शीर्ष कितने हैं, 4, A, B, C और D। इसको सबसे पहले बिठा दिए। अब जरा हम देखेंगे कि A का वैल्यू पता है 06, C का वैल्यू भी पता है 80, A का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, O का वैल्यू पता है, लेकिन B का वैल्यू पता नहीं है। तो जब दो असमीकरण दिया गया होगा
एक्स और वाई में, तब हमेशा एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका वैल्यू हमको पता नहीं होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अब करना क्या होगा, तो बी का वैल्यू निकालना ही होगा। तो बी का वैल्यू कैसे निकल सकता है, तो सिंपल सी बात है कि आप समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को विलोपन विधि से हल करें, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो अभी हम हल करने वाले हैं 3x + 5y = 30। 3x + 5y = 30 समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण क्या है, 5x + 4y = 40। तो 5x + 4y = 40 समीकरण 1। समीकरण 2 विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, 5 ऊपर है तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद माइनस माइनस कैंसिल, x का मान आ जाएगा 80/13। x का मान आ गया। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब हम x का वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में और हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो समीकरण 1 उठाया जाए, 3x + 5y = 30। अब 3x का मान कितना है 13, 80/13 प्लस 5, y का मान तो नहीं पता है तो 5y = 30। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर y का मान आ जाएगा 30/13। तो x का मान आ गया 80/13, y का मान आ गया 30/13। तो यहां पर हम b का मान रख देंगे कितना, 80/13 और 30/13। ज्यादा संभावना है कि b का मान हमेशा बट्टा नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि a का मान 0.6, b का मान 80/13 30/13, c का मान 80 और एक o का मान है, a का मान 0.6, b का मान 80/13 30/13 यहां पर लिख दिए हैं, c का मान 80। अब करना क्या है, अब इस तीनों मान को बारी बारी से हम इस उद्देश्य फलन, इसका अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, अब इसका काम होगा, इस उद्देश्य फलन में पुट करेंगे। तो उद्देश्य फलन को पहले लिख लिया जाए, z = 2x + 3y। अब बिंदु 0.6 पर हम चेक करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह 6, कितना मान आया 18। अब क्या करेंगे, बिंदु b पर चेक करेंगे, कितना बिंदु b का मान 80/13 30/13, तो रख दो, x की जगह 80/13 और y की जगह 30/13, सॉल्व करने पर आ गया 250/13। अब क्या करेंगे, बिंदु 80 यानी कि c पर चेक करने वाले हैं, बिंदु c का मान है 80, तो z का मान इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 16। और अगर o पर भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, o पर 0 0 है, 0 + 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो o पर 0 देगा, आप चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि सबसे अधिकतम कितना है, 18 a पर, b पर 250/13, c पर 16। सबसे बड़ा इसमें कौन है, अधिकतम इसमें कितना है, तो अधिकतम है 250/13। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो इसको डेसिमल में बदल ले, डेसिमल में जब बदलेंगे तो 19 दशमलव कुछ आएगा, ये 19 दशमलव कुछ। अब ये है 18, ये है 16 और ये है 19 दशमलव कुछ, तो सबसे बड़ा यही है, तो यानी अधिकतम मान हमको हो जाएगा 250/13। तो अब क्या करना है, इसको लिख देना है, z का अधिकतमीकरण बिंदु कितना पर 80/13 30/13 पर कितना होगा, तो 250/13 होगा, और इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है।